ये आपकी स्क्रीन पर यूनिट नंबर 3, रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग और इंटरनेशनल बैंकिंग। अगर कोई बैंक ये तीनों टाइप की बैंकिंग करता तो उसको यूनिवर्सल बैंकिंग बोल देते हैं। ठीक है। और उसके साथ साथ इसमें एडीआर, जीडीआर एंड पार्टिसिपेटरी नोट्स का भी जिक्र किया हुआ है। ठीक है। तो इसमें से जो शुरू में रिटेल बैंकिंग और होलसेल बैंकिंग, वो तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, केवल एक छोटा सा कि रिटेल बैंकिंग हम में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, प्रोडक्ट क्या क्या है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बताएंगे, सिंपल उस हेडिंग्स पे आते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें आती हैं। ठीक है। तो जैसे रिटेल प्रोडक्ट की बात करें तो उसमें रिटेल डिपॉजिट हेलो। में हेलो। हेलो। हाँ। सर साउंड नहीं आ रहा है। साउंड नहीं आ रहा है? आप अपने में देखो। नहीं आ रहा? क्लियर आ रहा है सर। नहीं, क्लियर है साउंड तो। साउंड नीलोफर क्लियर है। देखो जरा। क्लियर है सर। ब्लूटूथ वगैरह में जा रहा होगा साउंड, देखो एक हाँ, बार। वो कहीं जा रहा है। हो सकता है ब्लूटूथ में जा रहा हो उनके ना। चलिए, तो देखते हैं भी उनका सही हो जाएगा तो। तो रिटेल डिपॉजिट में जो प्रोडक्ट हैं, सेविंग है, आरडी है, करंट है, टीडीआर है, जीरो बैलेंस अकाउंट, सैलरी एंड अकाउंट, बेसिक। अब यहाँ दो पॉइंट इंपॉर्टेंट आए। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट और स्मॉल अकाउंट फॉर द पर्सन नॉट हैविंग एनी ओवीडी। ठीक। सीनियर सिटीजन डिपॉजिट स्कीम भी रिटेल बैंकिंग में आती है, और गोल्ड डिपॉजिट स्कीम, इसका एक नया कॉन्सेप्ट आजकल शुरू हुआ है। गोल्ड डिपॉजिट स्कीम में बेसिकली इसमें पेपर गोल्ड या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में गोल्ड मिलता हो। ठीक है। रिटेल लोन की बात करें, होम लोन है, चाहे सिंपल रेजिडेंट के लिए है, एनआरआई के लिए है, ऑटो लोन, कंज्यूमर लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन। अब इसमें देखो एक चीज, यहाँ ये जो इसमें हमने काट रखा है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो पुरानी बुक थी उसमें ये लाइन अब नहीं है, और जो न्यू नीचे आ गया है वो येलो वाली लाइन अब न्यू ऐड हो गई है। कौन सी लाइन ऐड हो गई है? एडवांस टू स्मॉल एंटरप्राइजेस। बेसिकली ये भी ट्रेड वर्ड था। तो ट्रेड का मतलब स्मॉल एंटरप्राइजेस, फॉर मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस इंडस्ट्री या रिटेल ट्रेड, तीनों के लिए, चाहे मैन्युफैक्चरिंग के लिए या सर्विस इंडस्ट्री है या रिटेल ट्रेड है, इन तीनों। तो ये लाइन को थोड़ा सा रिप्लेस कर दिया है इस येलो लाइन से। ठीक। और क्रॉप लोन तो फार्मर भी हमारा रिटेल बैंकिंग में आता है, क्रेडिट कार्ड। रिटेल सर्विसेज की बात करें तो एक तो डिपॉजिट प्रोडक्ट है, एक लोन प्रोडक्ट है, और यह रिटेल सर्विसेज। रिटेल सर्विसेज में क्या है? आपका रेमिटेंस सर्विसेज, फॉरेन एक्सचेंज सर्विस, सेफ डिपॉजिट, डिपॉजिटरी सर्विसेज, और बैंक अश्योरेंस प्रोडक्ट भी जो है आजकल हो गए हैं, और डेट सिक्योरिटी एंड म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट, ये सब हमारे रिटेल सर्विसेज में आ गए। और यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करते हैं, जो सेफ डिपॉजिट लॉकर होता है, और दूसरा होता है सेफ कस्टडी। सेफ कस्टडी, एक तो है सेफ डिपॉजिट लॉकर और एक होता है सेफ कस्टडी। दोनों में आपको फर्क समझना चाहिए। सेफ डिपॉजिट, सेफ डिपॉजिट लॉकर जो होता है, इसमें आइटम अननोन होते हैं। ठीक है। जिसको हम लॉकर भी बोलते हैं। और सेफ कस्टडी में आइटम नोन होते हैं। ये एक बेसिक फर्क आप लोग ध्यान रखिएगा। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये बात पॉइंट क्लियर हुआ आपको? सेफ डिपॉजिट लॉकर अलग चीज है और सेफ कस्टडी अलग चीज है। सेफ कस्टडी में आपकी सिक्योरिटी, पेपर
आर्टिकल्स एक्सेट्रा रखे जाते हैं, ठीक है। और सेफ डिपॉजिट लॉकर में आपको लॉकर मिल जाता है, आप लॉकर में जो भी चाहें वो रखें, ठीक है। पॉइंट तो क्लियर हुआ याला? नीलोफर आपको आवाज आई? ठीक, चलो आगे है ड्राइवर ऑफ रिटेल बिजनेस इन इंडिया। तो ड्राइवर किन की वजह से जो है रिटेल बिजनेस हमारे इंडिया में हो रहा है, तो उनको ड्राइवर बोला गया। द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड द कॉन्सिक्वेंट इंक्रीज कॉन्सिक्वेंट इंक्रीज इन द परचेजिंग पावर। आपको पता है कि जो हमारा परचेजिंग पावर इंक्रीज हुआ है सैलरी बढ़ने से, ठीक है, हैज गिवन ए फिलिप टू द कंज्यूमर बूम। कंज्यूमर बूम जो आया है वो इंक्रीजिंग परचेजिंग पावर की वजह से आया, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की वजह से आया, ठीक है। ये लाइन इसमें से हटा दी है, पुरानी लाइन थी इसलिए हटा दी, ठीक है। Changing consumer demographic indicates vast potential for growth in consumption both qualitatively and quantity। यानी हमारे जो कंजम्पशन की क्वालिटी भी बढ़ी है और क्वांटिटी भी बढ़ी है। इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज हैविंग हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ 70% ऑफ द पॉपुलेशन बिलो। तो पूरे वर्ल्ड में आपने सुना होगा कि चाइना में एक प्रॉब्लम हो गई है आजकल, चाइना में यंग लोग नहीं रह गए, सब ओल्ड एज वाले लोग रह गए। तो वहाँ पे जो वो चाइल्ड पॉलिसी थी वो अब चेंज हो गई, जिससे कि बर्थ बढ़ेंगी तो वहाँ पर पॉपुलेशन जो है यंग जनरेशन आएगी। द रिपोर्ट ऑफ गोल्डमैन सैक एक कंपनी है जो एक तरह से रिसर्च और एनालिसिस करके रेटिंग इशू करती है, अपनी रिपोर्ट देती है फॉर ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, जो ब्रिक बना हुआ है, हैज प्रेडिक्टेड ए ब्राइट फ्यूचर ऑफ फॉर इंडिया बिकॉज ऑफ द दिस। तो ब्रिक्स का जो सोचना है कि इंडिया एक बहुत अच्छा सेंटर बनने जा रहा है क्योंकि वहाँ पे यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। कन्वीनियंस बैंकिंग in the form of debit card, internet, phone banking, anywhere banking, anytime has attracted many new customers into the banking field. Technological innovation relating to increase in the use of the credit debit card, ATM, debit card, phone banking has contributed to the growth of retail banking in India. ये पॉइंट आपका अब बुक से हट गया है, ठीक है। तो जो लोग बुक लेके बैठे हैं, करेक्शन करना चाहते हैं, साथ साथ कर लें, ठीक। After the liberalization of the economy, the Indian banks adopted the best international practice of accounting। अब इंडिया में भी अच्छी बैंकिंग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो है और इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट का सिस्टम अडॉप्ट हो चुका है। फर्दर द डेलिंक्वेंसी रेट, डेलिंक्वेंसी का मतलब है डिफॉल्ट, ठीक है, in the respect of the retail advances was comfortably on the lower side when compared to the overall bank loans and advances, and retail loans have put comparatively less of a provisioning burden on the banks apart from diversifying their incomes। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जितने लोग हैं अब वो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट पे जा रहे हैं आजकल, चाहे वो लोन का प्रोडक्ट हो चाहे वो एडवांसेस का प्रोडक्ट हो। अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इस समय रिटेल बैंकिंग पर बहुत ध्यान दे रही है बैंकें, बहुत नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, बहुत, क्योंकि अभी बीच में पिछले कुछ सालों में जो कॉरपोरेट के लोन्स थे बड़े बड़े, उसमें उन 2-3 बैंकों को बहुत प्रॉब्लम आ गई थी, तो इसलिए उनका फोकस आजकल जो रिटेल लोन्स है उस पर हो रहा है। On the other hand, rising indebtedness could turn out to be the cause of or a concern for the future. Sharing the information about the जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है of household is extremely important as far as the retail banking concern। तो जो सिबिल आपकी रिपोर्ट है उसको बहुत बेसिक उससे यूज किया जा रहा है और उसी से आपका जो है पूरा रेटिंग करके ही लोन आजकल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो रिटेल प्रोडक्ट है। होलसेल प्रोडक्ट में क्या है, बेसिकली जो आपका रिटेल प्रोडक्ट का वॉल्यूम है, साइज है, अगर वो बढ़ जाता है तो उसे हम होलसेल बोल देते हैं, ठीक है। डूइंग बैंकिंग बिजनेस विद
industrial and business entities, mostly corporate and trading houses, including multinational, domestic business houses and prime public sector companies. तो इनके साथ अगर आप डीलिंग कर रहे हैं तो होलसेल बैंकिंग में आ जाएगा. बैंक इन इंडिया हैव बीन डूइंग दिस टाइप ऑफ बिजनेस ट्रेडिशनली एंड दिस सेगमेंट ऑफ बिजनेस इज आल्सो कॉल्ड ए कॉर्पोरेट. तो कॉर्पोरेट बैंकिंग को जो हम लोग यहाँ टेक्निकल अगर बात करें तो उसे होलसेल बैंकिंग का नाम दे रहे हैं. ठीक है. विथ कॉम्पिटिशन ओपन टू इवन मल्टीनेशनल बैंक इन सर्विसिंग दिस सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स, बैंक are being with each other in providing a wide array of commercial, transactional and electronic banking product. तो commercial product, transactional product और electronic banking product. Bank achieve this through the innovative product development and well integrated approach, relationship management. Every bank promised to provide superior product delivery, industry benchmark, service level and strong customer orientation. तो यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में बताया. अब बात करते हैं इसके प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट में यहाँ दो कैटेगराइजेशन करें. देखो इन्होंने एक तो करा है फंड बेस्ड सर्विस, दूसरा बोला नॉन फंड बेस्ड. अब इन दोनों में फर्क समझ लीजिए. फंड बेस्ड जो होता है इमीडिएट मनी इन्वॉल्व करता है और जो नॉन फंड बेस्ड है उसमें जो है इमीडिएट मनी इन्वॉल्व नहीं होती है. ठीक है. नॉन फंड बेस्ड सर्विसेज. अब नॉन फंड बेस्ड सर्विसेज में क्या होता है, इमीडिएट फंड इन्वॉल्व नहीं होता है. एक कंटीजेंसी की तरह फ्यूचर में कभी भी उस फंड का रोल प्ले हो सकता है. इमीडिएट फंड है. जैसे टर्म लोन दे रहा है तो बैंक इमीडिएट फंड इन्वॉल्व कर रहा है, लेकिन बैंक गारंटी दे रहा है तो हो सकता है फ्यूचर में बैंक को वो बियर करना पड़ जाए. लेटर ऑफ क्रेडिट, कलेक्शन ऑफ बिल्स एंड डॉक्यूमेंट. तो ये तीन सर्विसेज हमारी फंड नॉन फंड बेस्ड में है और ये जो हमारी ट्रेडिशनल सर्विसेज हैं ये हमारी सर्विसेज जो हैं. और एक नया नाम इसमें जोड़ दिया फैक्टरिंग. फैक्टरिंग भी जो है फंड बेस्ड सर्विस है क्योंकि उसमें आप अगर किसी का बिल लेते हैं तो इमीडिएट उसको पैसा देना पड़ता है. ठीक है. और वो पैसा आपका स्टेक में लगा रहता है, उस काम में लगा रहता है. ठीक है. वैल्यू एडेड सर्विसेज में एक स्पेशल एग्जांपल आ गया. वैल्यू एडेड का मतलब होता है किसी खास कस्टमर के लिए कुछ खास तरह के प्रोडक्ट को डिजाइन करना और उनको सर्विस प्रोवाइड करना. तो जैसे कैश मैनेजमेंट सर्विस. अब कैश मैनेजमेंट सर्विस से आप लोग कंफ्यूजन एक रहता है कि सिर्फ कैश गिनना. नहीं, कैश मैनेजमेंट सर्विस से मतलब ये है कि उसका क्या इनफ्लो हो रहा है, क्या आउटफ्लो हो रहा है, कैसे उसका आउटफ्लो और इनफ्लो का बैलेंस बने और कैसे उसका सरप्लस बेस्ट यूटिलाइज हो. इन सारी चीजों को बात करें तो कैश मैनेजमेंट सर्विस होता है. कैश मैनेजमेंट सर्विस से ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि सिर्फ कैश को मेंटेन करना. ठीक है. चैनल फाइनेंसिंग. उस इंडस्ट्री के कुछ चैनल पार्टनर होते हैं जिनकी वजह से वो इंडस्ट्री चल रही होती है, उन पार्टनर को भी इन्वॉल्व करना उसमें. ठीक है. वेंडर फाइनेंसिंग. ये पार्ट चैनल ना हो के वेंडर है, यानी उसके लिए कुछ आइटम प्रोवाइड करा रहे हैं. तो कुछ जैसे मान ले कार बनती है तो टायर कोई बना रहा है, जो उसका ग्लास है वो कोई और बना रहा है, तो उनको वेंडर बोलते हैं. ठीक है. आरटीजीएस, वहां पर इसको एनईएफटी बोलते हैं. कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज, सिंडिकेशन सर्विसेज, फॉरेक्स डेस्क, मनी मार्केट डेस्क, डेरिवेटिव डेस्क, एम्प्लॉय ट्रस्ट. एम्प्लॉय ट्रस्ट से मतलब होता है जब उनके पीएफ के फंड को मेंटेन करना, पेंशन फंड को मेंटेन करना. बैंकर्स राइट टू पब्लिक इशू, राइट इशू जारी करना या पब्लिक इशू जारी करना. टैक्स कलेक्शन, एनईएफटी और ईसीएस. तो ये सर्विसेज वैल्यू एडेड सर्विसेज है होलसेल बैंकिंग को. इंटरनेट बैंकिंग में कहें तो वहां पर वो नॉर्मल बैंकिंग है, यहाँ पर कॉर्पोरेट बैंकिंग. ठीक है. और इसके अलावा आपका जो पेमेंट गेटवे सर्विसेज है जहाँ पे उसकी सारी पेमेंट आती है, जैसे ऑनलाइन पोर्टल पे उसको मदद करना. ठीक है. सप्लाई चेन मैनेजमेंट और सप्लाई चेन पार्टनर. तो ये जो है इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज में इंक्लूड हो गए. ठीक है. तो होलसेल में क्या है, थोड़ा लेवल बढ़ गया, कुछ प्रोडक्ट बढ़ गए. अब बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे. तो इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन सी सर्विसेज हैं.
इंटरनेशनल बैंकिंग पे। इंटरनेशनल बैंकिंग में आपका जो आपका एलसी का हो गया, एक्सपोर्ट बिजनेस हो गया, इंपोर्ट बिजनेस हो गया, फॉरेन जो क्लाइंट हैं उनकी क्रेडिट रिपोर्ट के बारे में, उनकी क्रेडिट हिस्ट्री को डिस्कस करना, ठीक है, ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटी हैं, ये सारी चीजें जो कंटिन्यू कंटिन्यू होती हैं, ये कवर होती हैं हमारे इंटरनेशनल बैंकिंग में, ठीक है। Every country manufactures certain goods and services beyond the requirement they need to sell this surplus production of the country. Similarly, no country is self-reliant with the regard of all requirement. कुछ ना कुछ उसे खरीदना और बेचना आजकल पड़ता है। In a liberalized free trade economy, the government and people of one country may invest capital and labor in the another country. यानी अपने पास जो उसके पास कैपिटल, लैंड, लेबर है, उसको इन्वेस्ट कर सकता है वो दूसरी कंट्री में, ठीक है। एंड मे अर्न इनकम बाय वे ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड और इंटरेस्ट, इन चीजों के फॉर्म में कर, ठीक है। द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज द प्लेस वेयर ईच कंट्री पीपल कैन पे फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स एंड रिसीव देयर पेमेंट इन देयर ओन होम करेंसी। बैंक आर अमंग्स द एक्टिव मेंबर्स ऑफ ए फॉरेन एक्सचेंज। तो ये बैंक जो है इसको यूज करता है काफी, ठीक है, बैंक एक्टिव मेंबर की तरह इसको फैसिलिटेट करता है। बैंकिंग सर्विसेज कैटरिंग ए क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन, तो क्रॉस बॉर्डर ही ट्रांजेक्शन को ही हम इंटरनेशनल बैंकिंग कहते हैं। बैंक हैव बीन ट्रेडिशनली ऑफरिंग वेरियस सर्विसेज टू द इंटरनेशनल बिजनेस पीपल। दीज सर्विसेज कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग, ठीक है। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा यहाँ से आपका टेक्निकल चीज शुरू होती है। जो अभी तक बेसिक हम पढ़ रहे थे, यहां से एक एक पॉइंट ऐसा है कि जिसमें आपको थोड़ा सोचना समझना पड़ेगा। तो एक्सपोर्टर की नीड के लिए जो सर्विसेज बैंक देता है, ऐसे ही इंपोर्टर की नीड के लिए जो सर्विसेज बैंक देता है, और दोनों सर्विसेज जो बैंक देता है वो इंटरनेशनल बैंकिंग में काउंट होती है। तो पहली बात, एक्सपोर्टर को क्या देता है? एक्सपोर्टर को जो पहली सर्विस देता है सबसे पहले है एक्सपोर्ट क्रेडिट। तो इसको समझिएगा जरा, एक्सपोर्ट क्रेडिट क्या होता है, एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट क्या होता है। एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट जो नाम है वो बेसिकली प्री शिपमेंट से भी जाना था। प्री शिपमेंट, प्री शिपमेंट, प्री शिपमेंट फाइनेंस से मतलब ये होता है कि कोई भी ट्रेड जब आप सप्लाई करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बना के सप्लाई करते हैं, सप्लाई करने का मतलब अपने शिप में बुक करते हैं, उससे बुकिंग से पहले अगर आप बैंक में किसी सर्विसेज के लिए जाते हैं तो उसको हम पैकिंग क्रेडिट, एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट, या हम उसको प्री शिपमेंट क्रेडिट भी बोलते हैं, प्री शिपमेंट क्रेडिट लिमिट भी बोलते हैं, पीसीएल भी बोलते हैं, ठीक है। पैकिंग क्रेडिट लिमिट या प्री शिपमेंट, ठीक है। आपका जो प्रोडक्ट है उसको शिप करने से पहले जितनी सर्विसेज आप बैंक से ले रहे हैं उसे हम एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट बोलते हैं। बैंक प्रोवाइड प्री शिपमेंट फाइनेंस ऑन द इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट ईपीसी बोथ इन रुपीज एज वेल इन फॉरेन। मतलब जो आपको लोन मिलेगा वो रुपये में भी मिल सकता है और फॉरेन करेंसी में भी मिल सकता है। कोई मुझे बताएगा कि फॉरेन करेंसी में लोन लेने से क्या फायदे होते हैं? फॉरेन करेंसी में लोन लेने के क्या फायदे होते हैं? आपका मैंने माइक खोल दिया है। ये चैप्टर ग्रेजुअली अगर आप कवर करेंगे तो आपको लगने लगेगा कि आप कुछ पढ़ रहे हैं, और पढ़ रहे हैं लगने लगेगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा और आप मेमोराइज कर पाएंगे तो आप पास होंगे। एस के बेरुआ जी पूछ रहे हैं इज इट लाइव? बिल्कुल लाइव क्लास चल रही है, आप अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं इसमें। कोई क्वेश्चन
का आंसर नहीं दे रहा है, क्या बात। अब दीजिए, चलो। नहीं सर, इसके बारे में पता नहीं ना, इसलिए कुछ नहीं बोल रहे। कोई क्वेश्चन रिपीट करेगा मेरा? मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था? फॉरेन करेंसी में लेने से लोन क्या फायदा है? ठीक है, दो चीजें हैं। फॉरेन करेंसी में लोन लेने से फायदा ये है कि एक तो आपको जब फॉरेन से पेमेंट आती है तो फॉरेन करेंसी में आएगी, आप उसी करेंसी से अपना लोन पेमेंट कर देंगे, यानी आपको कन्वर्जन कराने का खर्चा नहीं उठाना पड़ता, एक पॉइंट। दूसरा, फॉरेन करेंसी के जो लोन होते हैं उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, ठीक है। थर्ड जो है आपका एक्सचेंज रिस्क नहीं रहता। मींस आप जो बोरोवर है उसने $15,000 का कोई आइटम सेल किया और $15,000 उसे वहां से आएंगे। अगर वो आज $15,000 का लोन रुपीज में ले ले तो उसे कन्वर्ट कराना पड़ेगा, और पता लगा आने वाले समय में डॉलर का रेट कम हो गया या ज्यादा हो गया, तो ये जो फ्लक्चुएशन है उसका रिस्क नहीं उठाना पड़ता। तो कभी कभी फॉरेन, तो यहाँ पे जो मैं इसलिए एक्सप्लेन किया आपको, उसने बोला बोथ इन रुपीज एज वेल एज इन फॉरेन करेंसी, दोनों रीजन दिए उसने कहा जो ये लोन है या तो हम फॉरेन करेंसी में या हम इंडियन करेंसी दोनों में कर सकते हैं, ठीक है। टू असिस्ट द एक्सपोर्टर फॉर मैन्युफैक्चरिंग और पैकिंग द गुड्स फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। अच्छा, ये तो हुआ सीधे लोन की बात कि सीधे एक्सपोर्टर को लोन दे रहे हैं आप इस फैसिलिटी में। जो सेकंड वाली है इसमें आप लोन नहीं दे रहे, उसके पास जो बिल है, अब बिल को समझते हैं जरा, ये कई बार क्लियर नहीं रहता है बिल होता क्या है, यहां समझिए जरा। आपका एक सेलर है और एक बायर है, इसको समझ लीजिएगा। सेलर क्या है, गुड्स को सेल करता है फॉरेन में और यहां से उसको उसका पेमेंट होना है डॉलर में, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, वो पेमेंट वो कैश पेमेंट नहीं करता, वो क्या करता है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज को एग्री कर देता है। और ये बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा पेबल होता है आफ्टर शिपमेंट। शिपमेंट का मतलब जब वो उसका प्रोडक्ट सप्लाई कर देता है, यानी बुक कर देता है भेजने के लिए। तो जब वो भेजने के लिए बुक कर देता है वहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज एक्टिवेट हो जाता है, यानी वो जिंदा हो जाता है। इस बिल ऑफ एक्सचेंज को लेके वो बैंक जाता है और बैंक उस बिल ऑफ एक्सचेंज के बदले में उसको पैसे दे दे तो फाइनेंस बोलेंगे, और अगर उसका कलेक्शन कराए तो उसे नेगोशिएशन बोलेंगे, ठीक है। देखिएगा यहां पे चार चीजें दी हैं। एक तो दिया उसने नेगोशिएशन, दूसरा दिया परचेज एंड डिस्काउंटिंग, और तीसरा दिया बिल कलेक्शन, ठीक है। तो इसमें ये जो नेगोशिएशन वर्ड है, ये नेगोशिएशन में ही दोनों चीजें आती हैं। नेगोशिएशन से मतलब होता है उसको डील करना। क्या लिखा, बैंक नेगोशिएट एक्सपोर्ट बिल ड्रॉन अंडर एलसी इफ डॉक्यूमेंट आर फाउंड टू बी स्ट्रिक्टली इन टर्म्स ऑफ द एलसी। जब एलसी होती है तो एलसी में जो बिल ऑफ एक्सचेंज में जो कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर वो पूरे करता है तो बैंक उसका पेमेंट दे देता है, और बैंक उस पेमेंट को मंगा लेता है वापस वहां से जिस बैंक ने उसको कहा था। यानी उस बिल ऑफ एक्सचेंज की डीलिंग करता है और उसके अकॉर्डिंग जो टर्म्स एंड कंडीशन अगर उसने फुलफिल किए हैं तो उसको पेमेंट कर देता है। एक तरह से ये इमीडिएट पेमेंट हो गया। दूसरा, उसको बिल ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट करना है लेकिन डॉक्यूमेंट को चेक नहीं करना है। उन्होंने कहा जैसे ही बिल आपके पास आए तो आप इसका पेमेंट कर दें।
तो अगर आप इमीडिएट पेमेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं परचेज और डिस्काउंटिंग। क्या बोलते हैं? परचेज और डिस्काउंटिंग। इवन व्हेन द एक्सपोर्ट्स आर नॉट कवर्ड अंडर एलसी, अगर एलसी में कवर नहीं है, बैंक सैंक्शन क्रेडिट लिमिट एंड पे द वैल्यू ऑफ इनवॉइस। जितने की इनवॉइस है उसका पेमेंट करने को इमीडिएट तैयार रहता है और उसे एलसी के अंदर नहीं है, वो इमीडिएटली ऑन द शिपमेंट ऑफ द। इमीडिएट अगर पेमेंट मिलता है तो उसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल बोलता हूं मैं, जैसे 50,000 का सामान है, $50,000 का सामान है, तो बैंक के पास आएगा, बैंक इमीडिएटली उसको $50,000 उस बिल के अगेंस्ट देगा अपने खर्चे काट के। यानी $50,000 का उसने कहा, $49,300 का उसने पेमेंट कर दिया इमीडिएट, तो इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। उस अमाउंट का कुछ पैसा काट लेता है, क्योंकि बैंक को उसका पैसा इमीडिएट नहीं मिलता, बैंक उसका कलेक्शन मंगाता है, उसको भेजता है, वहां से उसका पेमेंट आता है, कुछ दिन बाद आता है। लेकिन यहां पर कस्टमर को पेमेंट डिस्काउंटिंग में दे देता है। और दूसरे वाले में क्या है, बिल कलेक्शन में क्या है, वो पेमेंट अभी नहीं करता, वो यहां से बिल ऑफ एक्सचेंज को भेजेगा कलेक्शन में और वहां से इसका पैसा आता है। तो 30 डे या 21 डे, कुछ भी डेज उसे लग जाते हैं। तो कलेक्शन सर्विस में इमीडिएटली पेमेंट नहीं होता, परचेज और डिस्काउंटिंग में इमीडिएटली परचेज वो पेमेंट हो जाता है। किसको? एक्सपोर्टर को। द एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट आर सेंट इन द कलेक्शन बाय द एक्सपोर्टर थ्रू हिज बैंकर or payment by the overseas buyer on their representation. Such payment received against the delivery of document by the buyer's bank are remitted to the collecting bank. अब देखो, buyer's bank जो है, जो भी डॉक्यूमेंट है, उन्होंने सच पेमेंट रिसीव्ड अगेंस्ट द डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट बाय द, तो पेमेंट बायर का बैंक करेगा, लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट मिलेंगे तो। अब क्या चीजें देखने जा रहे हैं यहाँ पे, एक बैंक इधर है एक बैंक इधर है। ये बैंक है बायर का बैंक, ये है सेलर का बैंक। तो ये जो बिल है किसी बैंक के थ्रू इधर भेजा जाता है। जो बैंक भेज रहा है, जब ये डॉक्यूमेंट यहां मिलते हैं तभी इसका पेमेंट इधर को रिवर्स चलता है, तो इसीलिए इसको कलेक्शन सर्विस बोला हुआ है। लेकिन पेमेंट वहां से तभी आएगा जब आप कंडीशनल जो डॉक्यूमेंट है वो पूरे लगा के दोगे। तो सिंपल, जैसे आप लोग आउट स्टेशन के चेक कलेक्ट करते हैं, सिंपल उसको, ठीक है। बैंक गारंटी, तो बैंक गारंटी की सर्विसेज प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल बैंकिंग में एक्सपोर्टर के लिए। अब एक्सपोर्टर के लिए कैसे, एक्सपोर्टर के लिए कैसे, जब एक्सपोर्टर किसी को प्रॉमिस करता है कि आप मुझे मनी दे दीजिए, मैं आपका जो वर्क है वो कंप्लीट करूंगा, तो वो जो है इंपोर्टर, वो कहता है कि आप मुझे किसी से गारंटी कराओ कि आप मेरा वर्क कंप्लीट करोगे। उस कंडीशन पे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, वहां पर बैंक एक गारंटी देता है उस मंगाने वाले को कि नहीं, आप चिंता नहीं करो, आप पैसे भेजिए, आपका सामान ये भेजेगा, अगर नहीं भेजेगा तो मैं आपके पैसे वापस करूंगा, ठीक है। तो इस तरह की गारंटी है। बैंक ऑल्सो इश्यू गारंटी इन द फॉरेन करेंसी ऑन बिहाफ ऑफ द एक्सपोर्टर, क्योंकि अभी हम एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग पर, एक्सपोर्ट के रिलेटेड सर्विस पढ़ रहे हैं इसलिए, ठीक। और फॉर अप्रूव्ड पर्पजेज एज डिफाइंड, तो जिन जिन कामों के लिए आप लोग फॉरेन करेंसी भेज सकते हैं उसका प्रॉमिस लेता है। रुपी एडवांस अगेंस्ट एक्सपोर्ट बिल, सपोज कीजिए आपके पास एक्सपोर्ट बिल है, यानी एक्सपोर्ट बिल होने का मतलब ये है कि आपने कोई सामान कहीं भेजा हुआ है, उसका पेमेंट आएगा, इमीडिएट आएगा या कुछ देर बाद आएगा, वो डिपेंड करता है कि एक्सपोर्ट बिल में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आपके पास वो बिल रखा हुआ है, आप बैंक जाके उसके अगेंस्ट में कुछ उधार यानी एडवांस ले सकते हैं। एन एक्सपोर्टर
expects the currency for his invoicing to appreciate further and does not want to surrender the export value of the forex। क्या मतलब हुआ? उसने कहा कि जो एक्सपोर्टर है वो जितने की उसने इनवॉइस वो करी हुई है, does not want to surrender the export value of forex before the due date, यानी जब वो ड्यू डेट आएगी उससे पहले वो पैसा नहीं लेना चाह रहा। ठीक है, ड्यू डेट में लेना चाह रहा है। बैंक ऑफर, और बैंक से वो लोन ले लेता है उसका, यानी उसका पैसा वो बाद में लेगा लेकिन बैंक से वो पैसा उठा लेता है उसके अगेंस्ट में। ठीक है, अगेंस्ट एक्सपोर्ट बिल अप टू द ड्यू डेट ऑफ द रिसीवेबल, जब तक वहां से पैसा आएगा तब तक के ड्यूरेशन के लिए जो पैसा उठाता है उसे एडवांस अगेंस्ट एक्सपोर्ट बिल, और बैंक जो है उस बिल के अगेंस्ट में उसको लोन करते हैं। एक्सपोर्ट एलसी एडवाइजिंग, एक्सपोर्ट एलसी एडवाइजिंग का मतलब होता है, आपको पता होना चाहिए कि जो एलसी का स्ट्रक्चर होता है उसमें 4 प्लेयर होते हैं, और जो ये वाला बैंक होता है उसको हम एडवाइजिंग बैंक बोलते हैं। ये वाला बैंक होता है किसका वाला? एक्सपोर्टर वाला। एक्सपोर्टर वाला बैंक है वो क्या करता है? एडवाइजिंग बैंक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो एक्सपोर्ट एलसी एडवाइजिंग विद ए करस्पॉन्डेंट बैंकिंग रिलेशनशिप with the leading banks across the world, letter of credit advised by the through। तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट की अगर एडवाइजिंग हो रही है तो इसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट फैसिलिटी, यानी एक्सपोर्टर के लिए काम कर रहा है। और अगर ओपनिंग होती है तो वो इंपोर्टर के लिए काम करता है, उसको हम इंपोर्ट फाइनेंस में लेते हैं। तो एलसी की जो बिजनेस है वो एक्सपोर्ट एडवाइजिंग, एक्सपोर्ट बिजनेस भी है, और इधर वाले के लिए मतलब इधर वाले के लिए इंपोर्ट बिजनेस है, और इधर वाले के लिए एक्सपोर्टर कंट्री में वो एक्सपोर्ट बिजनेस है और इंपोर्टर कंट्री में वो इंपोर्टर के लिए बिजनेस है। ठीक है, एक्सपोर्ट एलसी कंफर्म। अब आपको पता होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं एलसी को, अभी हम फिर पढ़ेंगे, एलसी में एडवाइजिंग और कंफर्मिंग, एलसी में एडवाइजिंग और कंफर्मिंग 2 काम होते हैं। तो कई बार कंफर्मिंग करने के लिए अलग से एक बैंक रिक्वायर्ड होता है जिसको हम एक्सपोर्ट एलसी कंफर्मेशन बैंक या ये सर्विसेज कहलाती है। व्हेन द एक्सपोर्टर डज नॉट हैव कॉन्फिडेंस इन द क्रेडिट स्टैंडिंग ऑफ द एलसी ओपनिंग बैंक, और इफ द पॉलिटिकल क्लाइमेट और क्रेडिट, तो कौन? जो हमारा ये एक्सपोर्टर है, ये एक्सपोर्टर कहता है कि ये वाला जो बैंक है ये बैंक की क्रेडिट वर्थिनेस में मैं बिलीव नहीं करता। उस कंडीशन में ये एक्सपोर्टर एक अपने वहां के किसी बैंक से कंफर्मेशन लेता है कि भाई वो वाला बैंक पेमेंट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसा बैंक कंफर्मिंग बैंक कहलाता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? कंफर्मिंग बैंक एक्सपोर्टर को श्योर करता है कि आप चिंता मत करो, आपका पेमेंट उस कंट्री के बैंक से मैं लेके आऊंगा। ठीक है, तो उसको हम कंफर्मिंग बैंक बोलते हैं। ठीक, और इसी को हम एलसी कंफर्मेशन सर्विसेज बोलते हैं। अगली बात है सप्लायर्स क्रेडिट। सप्लायर्स क्रेडिट में क्या है? दिस फैसिलिटी इनेबल्स इंडियन एक्सपोर्टर to extend term credit to importers of eligible goods at the post shipment stage, at the post shipment stages। ठीक है, सप्लायर ऑफ गुड में, सप्लायर क्रेडिट में क्या करते हैं इसको भी मैं समझा देता हूं आपको। जैसे मान लिया ये एक्सपोर्टर है, ये इंपोर्टर है, तो गुड्स तो ये दे रहा है लेकिन इसका पैसा ये इमीडिएट नहीं दे रहा, तो वो कहता ठीक है 6 महीने बाद दे देना। कौन? सप्लायर। सप्लायर कहता 6 महीने बाद देना है। इसका मतलब ये हुआ कि 6 महीने का सप्लायर उसको सप्लायर्स क्रेडिट दे रहा है। जैसे अगर हम बात करें, आपने टीवी फ्रिज की दुकान खोली,
आपने 20 फ्रिज वहां से मंगा लिए, उसने कहा ठीक है 6 महीने बाद पेमेंट कर देना। अगर 6 महीने बाद पेमेंट देने की बात आई तो इसका मतलब सप्लायर ने उसको एक फैसिलिटी दे दी, इसको हम सप्लायर क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने एक्सपोर्टर की सर्विसेज पढ़ी, उसी तरह हम बात करेंगे इंपोर्टर की सर्विसेज। इंपोर्टर की सर्विसेज में जिस तरह से हमारा एक्सपोर्ट बिल के साथ डीलिंग हो रही थी, उसी तरह इंपोर्ट बिल के साथ भी डीलिंग होती है। इंपोर्ट बिल के साथ क्या सर्विसेज देखो, डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन आर ए कॉमन एंड फ्लेक्सिबल मेथड पेमेंट फॉर गुड्स परचेज फ्रॉम द अब्रॉड। तो इंपोर्ट कलेक्शन बिल्स का मतलब है कि जो इंपोर्टर के बिहाफ पे किए जा रहे हैं। इंपोर्टर के बिहाफ पे क्या करता है बैंक, वो इंपोर्टर की चिट्ठी को एक्सपोर्टर कंट्री तक पहुंचाता है और उससे बोलता है कि भाई ये कागज मेरे को चाहिए। Although relatively simple in principle, they require careful and accurate attention to bill of exchange, stamping requirement on bill of exchange, bill of lading, and other document. Banks handle the import collection document meticulously and help the importer to remit the। अब इसमें क्या होता है कि जो इंपोर्टर का बैंक है वो जो भी डॉक्यूमेंट आते हैं कलेक्शन के लिए उनको चेक करता है, अगर वो प्रॉपर होते हैं तभी वो उनका रेमिटेंस करता है एक्सपोर्टर को। ठीक है, कोई क्वेश्चन अगर आप इस बीच में पूछना चाह रहे हैं तो पूछ लीजिए। मन में सवाल लाइए, जितने सवाल आप यहाँ लाएंगे उतने जवाब आपके आसान हो जाएंगे एग्जाम में। कुछ नहीं पूछना? बहुत सारे नए लोग दिख रहे हैं क्लास में। ये गैलेक्सी M21 कौन है? चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट इंपोर्ट बिल, एक तो हुआ इंपोर्ट कलेक्शन बिल। इंपोर्ट कलेक्शन में बोला कि जब बिल आएगा तो उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वो करना। ठीक है, और उसके बाद है डायरेक्ट इंपोर्ट बिल। डायरेक्ट इंपोर्ट बिल, तो डायरेक्ट इंपोर्ट बिल में क्या है, FEMA allows importer to receive import document directly from the overseas supplier subject to certain condition। एक तो LC के थ्रू डॉक्यूमेंट आते हैं, LC के थ्रू जो डॉक्यूमेंट आते हैं उसमें पार्टियां कम से कम 4 होती हैं। जैसे एग्जांपल में था, मैंने बताया था अभी, इसमें कम से कम 4 पार्टी इन्वॉल्व है। अगर वो सीधे सीधे डॉक्यूमेंट इस एक्सपोर्टर से यहां आ जाएं तो इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट इंपोर्ट बिल। ठीक है, एडवाइस पेमेंट टुवर्ड्स इंपोर्ट। अब एडवाइस पेमेंट टुवर्ड्स इंपोर्ट में क्या है, whenever any advance payment to an overseas supplier is required to be made, bank provide advisory services and also assist faster remittance। तो एडवाइजरी सर्विसेज से मतलब है वो थोड़ा सा बताता है कि भाई उस कंट्री के जो एक्सपोर्टर है उससे डील मत करो, उसका रिकॉर्ड अच्छा है या उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है ये बताता है। और जो उसका पेमेंट आने में मदद करता है कि फॉरेन से पेमेंट कैसे आएगा, तो वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है। और एडवांस पेमेंट अगर आप दे रहे हैं तो उसको बताता है कि आपको इसको एडवांस पेमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, इंपोर्ट एलसी तो आप जानते हैं कि एलसी जो है एक इंपोर्ट फाइनेंस है। ठीक है, क्योंकि ये एक इंपोर्टर को
के बिहाफ पे शुरू होती है। अरेंजिंग फॉर बायर्स एंड सप्लायर क्रेडिट, अब जो आपका इंपोर्टर है उसको दूसरी कंट्री में सप्लायर से क्रेडिट दिलवाने या वहां के किसी बैंक से क्रेडिट दिलवाने में हेल्प करता है। कैसे? बैंक ऑफर ए वाइड रेंज ऑफ ऑफशोर फाइनेंसिंग ऑप्शन टू इंपोर्टर एंड टेक केयर ऑफ देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। बैंक ऑल्सो अरेंज फॉर फाइनेंसिंग इंपोर्ट रिक्वायरमेंट ऑफ इंपोर्टर्स बाय वे ऑफ सप्लायर क्रेडिट। अब सप्लायर क्रेडिट और बायर क्रेडिट को समझ लीजिए फिर एक बार। और जो सप्लायर है अगर वो उधार दे दे किसको? बायर को, तो सप्लायर क्रेडिट है। और अगर सप्लायर की कंट्री में कोई बैंक उधार दे दे और सप्लायर को पैसा दे दे, सप्लायर को पेमेंट कर दे, तो उस कंडीशन में इस फाइनेंस को हम लोग बायर्स क्रेडिट बोलते हैं। ये समझ में आया? बायर्स क्रेडिट, सप्लायर क्रेडिट। एक बार और समझाता हूं मैं। सप्लायर, बायर, ठीक है। अगर सप्लायर क्रेडिट देता है तो उसको बोलते हैं सप्लायर क्रेडिट। और सप्लायर की कंट्री में कोई बैंक अगर सप्लायर को पैसा दे देता है, बाद में ये जो बायर होता है ये इसको पैसा देता है, इसको बोलते हैं हम लोग बायर्स क्रेडिट। बायर्स क्रेडिट में सप्लायर का कोई रिस्क नहीं होता है क्योंकि उसको इमीडिएट पैसा मिल जाता है, ठीक है। यानी बायर खुद अरेंज करता है कि कैसे पैसा दूंगा मैं, लेकिन सप्लायर क्रेडिट में सप्लायर क्रेडिट खुद वो करता है, ठीक है, खुद अपना रिस्क लेता है। अब बात रही बैंक गारंटी की। बैंक इशू गारंटी इन द फॉरेन करेंसी ऑन बिहाफ ऑफ द सर एक बार एग्जांपल देके समझाएंगे? हाँ मैं समझाता हूँ अभी। जो इम्पोर्टर है, हाँ मैं समझाता हूँ। इम्पोर्टर जो है जितनी भी फैसिलिटी बैंक में ले रहा है उसको हम बोलते हैं इम्पोर्टर सर्विसेज। एक्सपोर्टर जितनी भी सर्विसेज ले रहा है उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट सर्विस, ठीक है। तो अभी हम इम्पोर्टर सर्विस पढ़ते हैं। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है एग्जाम्पल, यहां देखिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे इंडिया की किसी कंपनी का नाम पे हम लोग, या दुबई का बोल देते हैं, चलो दुबई, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इंडिया, और इंडिया वाला हमारा बायर है, ये सप्लायर है, ठीक है। दुबई में एक बैंक है, मान लिया एक सिटी बैंक है दुबई में, ठीक। इंडिया वाले को कुछ आइटम मंगाना है $10,000 का, ठीक है। और ये दुबई से मंगाना है इंडिया के लिए गुड्स। अगर जो दुबई का जो सेलर है, सप्लायर है, वो कहता है ठीक है आप गुड्स ले लीजिए मुझसे, मुझे 6 महीने बाद पेमेंट कर देना, उस कंडीशन में सप्लायर ने वो फैसिलिटी दी है, उसको हम सप्लायर्स क्रेडिट बोलते हैं। लेकिन अगर ये जो सप्लायर है वो कहता मैं उधार नहीं दूंगा आपको, आप मुझे किसी बैंक से पैसा दिलवा दो, आप बाद में देते रहना, तो जो सिटी बैंक है वो सिटी बैंक क्या करेगा, इस सप्लायर को पैसा दे देगा, और लेटर ऑन ये जो इंडिया का बायर है ये इसको पैसा देगा, लेट से 6 मंथ, जो भी उनका टर्म्स कंडीशन होगा, ठीक है। यानी इंडिया के किसी इंपोर्टर ने दुबई के किसी बैंक से लोन ले लिया, तो इसको बोलते हैं हम बायर्स क्रेडिट। अच्छा, इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल और दूंगा आपको।
अगर वो यहाँ एसबीआई से लोन ले ले तो वो फैसिलिटी कौन सी हो जाएगी, बता सकते हैं? अगर वो इंडिया से लोन ले और बाहर से मशीन मंगाए तो कौन सा लोन है? सेलर्स क्रेडिट। बिल्कुल नहीं। देखो 3 लोन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, एक लिख रहा हूं सप्लायर्स क्रेडिट, एक लिख रहा हूं बायर्स क्रेडिट और एक लिख रहा हूं इंपोर्ट लोन। इंपोर्ट लोन होगा सर। हाँ, अगर आप अपनी कंट्री के किसी बैंक से हेल्प ले रहे हैं बाहर से कुछ परचेज करने के लिए तो वो इंपोर्ट लोन है। लेकिन अगर आप इंडिया के किसी से लोन नहीं ले रहे, बाहर से लोन ले रहे हैं, अब बाहर से लोन लेने में 2 लोग हैं। कौन कौन 2 लोग हैं? कौन कौन 2 लोग हैं? सप्लायर है और एक बैंक है वहां का। एक तो सप्लायर खुद हो गया, एक वहां का कोई बैंक। अगर आप सप्लायर से उधार ले रहे हैं तो कौन सा क्रेडिट होगा? सप्लायर क्रेडिट ही होगा। सप्लायर क्रेडिट हो गया। और अगर आप वहां के बैंक से ले रहे हैं तो क्या होगा? बाय क्रेडिट। अभी तीनों चीजों में समझ में आई बात? और अगर ओके सर। अपने ही कंट्री के बैंक से ले रहे हैं तो इंपोर्ट लोन। इंपोर्ट। तो 3 कैटेगरी हैं। अगर आप अपनी ही कंट्री में लोन ले रहे हैं तो ना तो उसका नाम सप्लायर क्रेडिट है ना उसका नाम बायर क्रेडिट है। अगर आप अपनी ही कंट्री में लोन है, सपोज कीजिए आप कोई मशीन मंगाना चाहते हैं, कोई डॉक्टर है और 2 करोड़ रुपए की मशीन मंगाना चाहते हैं जर्मनी से, और आपने पीएनबी में अप्लाई कर दिया, पीएनबी ने आपको लोन दे दिया, तो कौन सा लोन है? इंपोर्ट लोन। इंपोर्ट लोन हो गया, सिंपल। ऐसे होते देखे होंगे आपने। ठीक है, अब सप्लायर आपने से लोन लेने की क्या जरूरत पड़ी है? किसको? सप्लायर से लोन लेने की क्या जरूरत पड़ेगी? उससे तो वो खुद लोन से नहीं ले लेता, वो लोन नहीं ले रहा है, वो क्रेडिट ले रहा है। क्रेडिट पीरियड मांग रहा है उससे कि आप जो मुझे 2 करोड़ की मशीन दे रहे हो उसका पेमेंट मैं 6 महीने बाद करूंगा। तो लोन तो हो गया वो, यस सर। मतलब उधार सामान ले रहा है। उसको हम लोन ना बोल के ऐसे बोलते हैं कि क्रेडिट पे आइटम परचेज कर रहा है। यस सर। ठीक है, वो तो एक सर तरह का लोन, क्रेडिट पीरियड उसने दे दिया आपको। ऐसा तो होता है ना बहुत, यस सर। कि जो बायर होते हैं वो बाहर की कंट्री से या इंडिया की कहीं से भी कुछ सामान उधार उठा लेते हैं और उसका पेमेंट बाद में करते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया ये बायर्स क्रेडिट, सप्लायर्स क्रेडिट और इंपोर्ट लोन में फर्क बताया है। अच्छा, इंपोर्ट लोन कितने तरह के होते हैं बता सकते हो? इंपोर्ट लोन में आप एलसी वाली फैसिलिटी उठा सकते हो क्योंकि इंपोर्टर वाला ही देता है, वो आपकी कंट्री में ही जो इंपोर्टर कंट्री होती है वही वो करता है। ठीक है, इंपोर्ट एलसी बोलते हैं जिसको। और ऐसे ही इंपोर्ट एलसी के अलावा कि जब वहां से पेमेंट आनी होती है तो सॉरी वहां से जब सामान आना होता है उस सामान की इनवॉइस की चेकिंग को भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला आया रेमिटेंस सर्विसेज। तो रेमिटेंस सर्विसेज की बात हुई, यानी आप फंड का इधर से उधर करना। तो ईएफसी अकाउंट खोलने की फैसिलिटी देता है बैंक। उसमें आप
अपने फॉरेन करेंसी रिलेटेड अमाउंट को डिपॉजिट कर सकते हैं एज ए करंट अकाउंट। अगर आप ट्रेड करते हैं तो क्या बोलता है, बैंक्स प्रोवाइड फैसिलिटी टू मेंटेन एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट इन ऑल परमिटेड करेंसीज। जितनी भी परमिटेड करेंसीज हैं उसमें आप वो अकाउंट खोल के अपने ट्रांजेक्शन्स को कर सकते हैं। ठीक है। रिसीट ऑफ फॉरेन इनवार्ड रेमिटेंस सर्विसेज, यानी बाहर से जो पैसा आना है उसको रिसीव कर सकते हैं बैंकों के थ्रू। पेमेंट कर सकते हैं, जो एक तो होगा इनवार्ड, एक होगा हो सकता है आपको बाहर पेमेंट करना हो, आप उसका पेमेंट बाहर कर सकते हैं। ठीक है। अब आती बात यूनिवर्सल बैंकिंग। मैंने बोला तो यूनिवर्सल बैंकिंग कोई स्पेशल बैंकिंग नहीं है। यूनिवर्सल में इन बैंकिंग के अलावा कुछ चीजें और हैं, जैसे इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, कैपिटल मार्केट, डीमेट अकाउंट खोलना, शेयर ब्रोकिंग करना, कमोडिटी ब्रोकिंग करना, इन्वेस्टमेंट टाइप प्रोडक्ट, ये सारी चीजें, गवर्नमेंट के गोल्ड को सेल करना, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी बॉन्ड को सेल करना, एडवाइजरी सर्विस, ये सारी एक्टिविटी अगर एक ही प्लेस पे हो रही है तो उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल बैंकिंग। ठीक है। बैंकिंग प्रोडक्ट वुड इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ डिपॉजिट लायबिलिटी प्रोडक्ट एंड ऑल्सो लोन प्रोडक्ट, सभी कुछ है। ठीक है। द इंश्योरेंस प्रोडक्ट वुड कवर बोथ लाइफ, अब इंश्योरेंस में भी दोनों, लाइफ वाला इंश्योरेंस और नॉन लाइफ वाला इंश्योरेंस। इन अदर वर्ड, यूनिवर्सल बैंकिंग रेफर्स टू ए सुपर फाइनेंशियल हब फॉर मार्केटिंग ऑफ ऑल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स सोल्ड बाय द प्राइवेट पब्लिक। तो एक ही रूफ के अंदर सब कुछ मिल जाना आपका यूनिवर्सल का एग्जांपल है। प्रोग्रेस की बात करें तो आजकल इंडिया में सभी बैंक लगभग यूनिवर्सल बैंकिंग कर रहे हैं। यहाँ देखिएगा, बैंक इन इंडिया हैव बिकम डायरेक्टली और थ्रू देयर सब्सिडरीज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आइदर एनएसडीएल, और जब हमने पहला यूनिट पढ़ाया था तो आपको बताया था कि डिपॉजिटरीज इंडिया में दो वर्क कर रही हैं, कौन कौन सी, एनएसडीएल और सीडीएसएल। ठीक है। आर ऑफरिंग डीमेट सर्विसेज टू इन्वेस्टर। Banks also offer their customers internet-based e-broking service directly or through the tie-up। तो बैंक जो है ये सारी सर्विसेज आजकल कर रहा है। आपने देखा एसबीआई डीमेट अकाउंट भी खोला, ब्रोकरिंग भी कर रहा है। ठीक है। सारे बैंक तो नहीं, लेकिन 80% बैंक अब आजकल सभी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, या तो डायरेक्टली या किसी के टाई अप के साथ कर रहे हैं। ठीक है। चलो, अब वन ऑफ द मोस्ट जो इम्पोर्टेंट आज के इस यूनिट का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है, इसको आप लोग थोड़ा अटेंटिवली सुन लीजिए। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी सा नहीं है, थोड़ा सा टफ पड़ता है। अगर आप अभी समझेंगे तो इजी हो जाएगा। ये एडीआर क्या होती है, जीडीआर क्या होती है, या बेसिकली क्या है, डीआर क्या होती है, यूडीआर क्या होती है, आईडीआर क्या होती है। ठीक है। और एक नाम और सुना है आपने, एसडीआर? किसी ने एसडीआर का नाम सुना है? एसडीआर का नाम सुना है किसी ने? एसडीआर का नाम नहीं सुना इकोनॉमिक्स में? स्पेशल ड्राइंग राइट्स, एसडीआर। मुझे आपसे आंसर चाहिए, साइलेंट तो नहीं काम चलेगा। एसडीआर का नाम कभी सुना आपने इकोनॉमिक्स में? नहीं सुना सर। अच्छा, आईएमएफ से, आईएमएफ है ना, आईएमएफ, आईएमएफ का नाम तो सुना होगा। यस सर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यस सर सुना है। सुना है?
अच्छा, आईएमएफ जितनी भी कंट्री हैं उसके मेंबर कंट्री को कुछ टेम्परेरी लिक्विडिटी लोन देता है, ये सुना है? अच्छा ये बताओ कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में क्या फर्क है, चलो ये बता दो। या वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ क्या काम करते हैं अपने मेंबर्स के लिए? फाइनेंस करते हैं ना पैसे, फंड मुहैया कराते हैं सभी लोगों को। फंड अरेंज कराते हैं। और फंड अरेंज करना, आपका फंड अरेंज करना एक तरह से ये कहलाता है कि लोन देना। तो लोन देते हैं। वर्ल्ड बैंक जो है, जो लोन देता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन देता है। आईएमएफ जो लोन देता है वो किसी कंट्री की लिक्विडिटी प्रॉब्लम को, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए लोन देता है। दोनों लोग लोन देते हैं, दोनों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जो लोन देते हैं वो एक तो देता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट के पर्पसेस के लिए, एक देता है आपका लिक्विडिटी प्रॉब्लम के लिए। ये क्लियर हुआ पॉइंट या नहीं हुआ? यस। आईएमएफ जो लोन देता है वो किसके लिए दे रहा है और वो किसके लिए दे रहा है? आईएमएफ लिक्विडिटी लिक्विडिटी के प्रॉब्लम लिए के दे लिए रहा है, देता वर्ल्ड है बैंक और वर्ल्ड बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर। हेलो, हाँ सर। ये आपकी आवाज कम आ रही है। ये बार बार। हेलो, हाँ, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब मैं वो बताता हूँ एसडीआर का कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब तक आप ये एसडीआर जो है इन वर्ड से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। पहला पॉइंट मेरा क्लियर करने का मतलब ये था। और जब ये क्वेश्चन आएगा ना, तो क्वेश्चन इस तरह आएगा, एडीआर, डीडीआर, आईडीआर, एसडीआर, कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट यूनिवर्सल बैंकिंग का नहीं है। ठीक है, तो एसडीआर जो है इसका प्रोडक्ट नहीं है। एसडीआर जो है इसका प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, अब मैं डीआर का कॉन्सेप्ट समझाता हूं आपको। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। लेकिन सर एसडीआर यूज कहाँ होता है ये नहीं पता। आपकी आवाज थोड़ी दबी दबी आ रही है, थोड़ा माइक को अपने पास लाके बोलेंगे। एसडीआर कहाँ इसका वो है? एसडीआर यूज होता है जब कोई कंट्री प्रॉब्लम में होती है ना, कंट्री को लिक्विडिटी प्रॉब्लम। जैसे आपने सुना होगा 2 साल पहले ग्रीस का नाम आया था। यस। ग्रीस ने आईएमएफ को पैसा डिले कर दिया देने में, वापस देने में। तो ग्रीस ने वो फैसिलिटी उठा रखी थी। इंडिया ने एसडीआर फैसिलिटी अभी उठाई नहीं है कभी, लेकिन उसका एक अपना कोटा है। अगर वो परेशानी में होगा तो आईएमएफ से पैसा उठा सकता है। ठीक है, उसका कोटा, एसडीआर कोटा होता है। चलो मैं अब एडीआर को समझाता हूं आपको। देखिए, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। ठीक है, और इंटरनेशनल बॉर्डर में यहां पर एक कंपनी है टाटा। अगर टाटा अपना शेयर निकालेगी तो किससे परमिशन लेगी? सेबी से। सेबी से। और शेयर उसका लिस्टेड कहां होगा? एनएससी बीएससी। एनएससी या बीएससी में लिस्टेड होगा ना। क्लियर है पॉइंट? यस सर। और टाटा में इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? इन्वेस्टर इंडिया के शेयर होल्डर सर। इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट करेंगे। और टाटा का इनको क्या मिल जाएगा अगर इन्वेस्ट करेंगे तो? शेयर।
शेयर मिल जाएगा। ठीक है, ये सिंपल शेयर का एग्जांपल। लेकिन अगर यहाँ पर ये इंडिया हो गया और ये यूएसए, यूएसए में जैसे सेबी है, तो यूएसए में जो सेबी का जैसा है उसका नाम क्या है? फेडरल सर। नहीं नहीं, फेडरल तो बैंक है। एसईसी, एसईसी का मतलब है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। यहाँ पे नाम है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वहां नाम है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। जैसे यहाँ पे एनएससी है, ऐसी वहां पे क्या है? सेक। अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, या और भी कोई है। ठीक, अब ये जो स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे इंडिया में काम करते वैसे वहां काम करते हैं। अब ये टाटा जाएगा अमेरिका, टाटा गया अमेरिका और एसईसी में अपने आप को क्या कराया इसने? रजिस्टर कराया। और एसईसी ने टाटा ने सिटी बैंक के थ्रू अपने शेयर लिस्ट करा दिए और वहां की जो पॉपुलेशन है, सिटीजन है, उन्होंने ये टाटा के इस लिस्ट पे इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस कंपनी में कर रहे हैं? टाटा में कर रहे हैं। टाटा इनके लिए कौन सी कंपनी है? ग्लोबल, इंडियन कंपनी, ग्लोबल नहीं, इंडियन नहीं है। इनके लिए फॉरेन कंपनी है। फॉरेन कंपनी है। हाँ, तो डीआर की डेफिनेशन सुनिए। ये जो इन्वेस्टमेंट होता है, इस इन्वेस्टमेंट की जो रसीद मिलती है उसी को डीआर बोलते हैं। और यहां इसका नाम क्या है? शेयर। ये फर्क है बस। बिल्कुल जैसे शेयर फंक्शन करता है वैसे ही डीआर फंक्शन करती है। जैसे शेयर फंक्शन करता है वैसे ही डीआर फंक्शन करती है। फर्क ये है कि शेयर अपने ही आदमी अपनी ही कंट्री में अपने ही कंपनी पे लगाते हैं, अपने ही एक्सचेंज में अपनी ही कंपनी में अपने ही लोग पैसा लगाते हैं, तो शेयर हो गया। अपने एक्सचेंज में अपने लोग बाहर की कंपनी में पैसा लगाते हैं, तो उसका नाम क्या हो गया? डिपॉजिटरी रिसीट होती है। और ये डिपॉजिटरी रिसीट कौन जारी कर रहा है? सिटी बैंक। इस सिटी बैंक को यहां पे हम क्या नाम देते हैं? डिपॉजिटरी। इस सिटी बैंक का नाम यहां पर क्या है? डिपॉजिटरी। और सिटी बैंक को क्यों बीच में लाए? क्योंकि जब इसका लेन देन करना होगा तो उसे बीच में कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चाहिए। ठीक है, इसलिए सिटी बैंक को लेके आए। और सिटी बैंक कस्टोडियन भी कहलाता है उनकी सिक्योरिटी का। पेमेंट का जितना क्लियरेंस होता है सब सिटी बैंक के थ्रू होगा यहां पर। ठीक है, ये डीआर क्लियर हुआ बिल्कुल या नहीं? यस सर। अच्छा, अब हम जरा थ्योरी में पढ़ते हैं इन बातों को। ये देखिए, यहां देखिएगा, और डिपॉजिटरी रिसीट इज ए टाइप ऑफ, क्या है ये? नेगोशिएबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। दैट इज ट्रेडेड इन, कहां ट्रेड हो रहा है? लोकल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ कंट्री। बट रिप्रेजेंट एंड सिक्योरिटी किसकी है? बताओ। फॉरेन पब्लिकली लिस्टेड कंपनी। हाँ, ये आप लोकल स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन
ऐसी सिक्योरिटी का ट्रेड कर रहे हैं जो फॉरेन कंपनी है लेकिन हमारे वहां पे लिस्टेड है। ये लिखा है बाय ए फॉरेन पब्लिकली लिस्टेड कंपनी। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है द आईडीआर इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसीट allow investor to hold shares in equity of the company of other country। क्लियर होगी बात? दूसरी कंपनी जो बाहर की कंपनी है उसके शेयर आप होल्ड कर रहे हैं, thus offering companies इन्वेस्टर ट्रेडर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। अब इसमें क्या हुआ, फायदा क्या हुआ कि बाहर की कंपनी का आप पार्टनर बन गए और उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ा? नहीं जाना पड़ा। यानी आप घर बैठे नहीं, सर। बैठे बाहर की कंपनी में एक्सपोजर ले रहे हैं। कोई मुझे बता सकता है कि अभी हाल में 2-1 साल पहले किसी कंपनी का आईडीआर इशू हुआ था? मैं बताऊं, फेसबुक का आईडीआर आया था। अब फेसबुक बाहर की कंपनी है ना, तो फेसबुक का आईडीआर कई कंट्री में आया था। तो जिस जिस कंट्री में आया उन कंट्री के लिए वो आईडीआर हो गया। ठीक है, आगे पॉइंट है अ सिंगल डिपॉजिटरी रिसीट। ये जो येलो कलर से लिखा हुआ ये आपकी पुरानी बुक में नहीं होगा, देखिएगा ये एडिशन हुआ है नई बुक में। अ सिंगल डिपॉजिटरी रिसीट कैन रिप्रेजेंट एनी नंबर ऑफ शेयर्स इवन फ्रैक्शनल। यानी जो सिंगल डिपॉजिटरी रिसीट है उसमें ये लिखा जाएगा कि इनके पास 100.23 शेयर्स हैं। जो शेयर होता है वो एक शेयर एक एक करके होगा, लेकिन जो डिपॉजिटरी रिसीट होती है उसमें नंबर ऑफ शेयर्स, जब सर्टिफिकेट इश्यू होता है ना तो आपको लिखेंगे कि आपके पास 100.23 शेयर्स हैं। यानी एक ही रिसीट में सारे शेयर्स इश्यू हो जा रहे हैं। ठीक है, फिर आगे क्या है, द आईडीआर आर सेपरेटली लिस्टेड इन इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, कहां पर, न्यूयॉर्क, लंदन, कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, दिस इंस्ट्रूमेंट वाज फर्स्ट यूज इन यूएसए where it has been worked since the internet. Typically the deposit receipt issued in US denominated US dollar in US stock exchange is known as ADR। अब आपको ADR और DR में फर्क समझ में आ जाना चाहिए। बताइए ADR अमेरिकन नाम क्यों आ गया इसका, बताइए। ये अमेरिकन करेंसी के अंदर हो रहा है और इसका ट्रेड भी अमेरिका में हो रहा है। यस ठीक है? सर। तो ये DR है, लेकिन अमेरिका में जिसका ट्रेड होगा उसको हम ADR बोल देंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर हम पूरी दुनिया में ट्रेड करेंगे तो उसका नाम क्या बोल देंगे, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। ग्लोबल बोल देंगे। ठीक है, ऐसे ही हम अगर यूरोपियन कंट्री में करेंगे तो उसका नाम यूरोपियन DR बोल देंगे, EUDR बोलते हैं, EUDR। DR। ठीक है, अब ये जो व्हाइट लाइन से काट दिया है ये आपकी पुरानी बुक में अब ये लाइनें हटा दी गई है। ठीक है, जो व्हाइट लाइन से काट रखा है चाहे तो आप पेंसिल से मार्क कर सकते हैं, और ये आप यहाँ पे स्क्रीन रोक के जब आप नेक्स्ट टाइम देखेंगे तो देख सकते हैं। ठीक, तो आप देखना, द प्रैक्टिस ऑफ इशूइंग DR लेटर स्प्रेड टू द, बाद में फिर और जगह भी होने लग गया, जैसे यूरोपियन कंट्री में, अदर कंट्री में। ठीक है, तो उनके नेम भी अलग अलग आने लग गए। इन मोर रिसेंट ईयर्स सेवरल अदर कंट्रीज हैव आल्सो इंट्रोड्यूस्ड DR लाइक चाइना, इंडिया, हांगकांग एटसेट्रा। द GDR आर कॉमनली लिस्टेड इन यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज सच एज लंदन स्टॉक। GDR मे बी डिनोमिनेटेड इन US डॉलर, यूरो, यानी डिनोमिनेशन कुछ भी हो सकती है, उसकी जो उसमें प्रिंटिंग होती है वो डॉलर भी हो सकती है, यूरो, कुछ भी, लेकिन ट्रेड जो हो रहा है उसका
अगर मोस्टली यूरोपियन कंट्री में सारी कंट्रियों में हो रहा तो उसे हम जो जीडीआर नाम भी देते हैं, अमेरिकन में हो रहा तो एडीआर नाम देते हैं, ठीक है। और इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, मैकेनिज्म का मतलब कैसे काम करती हैं, तो इसमें बताया और डीआर is created when a foreign company wishes to list already publicly traded share और debt security on a foreign stock। जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था वही बात लिखी हुई है इसमें अंग्रेजी में, ठीक है। एग्जांपल में भी बिल्कुल सेम वही एग्जांपल दिया हुआ है, आपको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो मैंने बताया था कि भाई एक सॉफ्टवेयर कंपनी है इंडिया में, तो कौन सी हो गई वो, टीसीएस हो गई, और अमेरिका जाना चाहती है तो क्या इशू करेगी वो, डीआर। एडीआर इशू करेगी अमेरिका में, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो इसमें कुछ ऐसा पढ़ना नहीं है, मैंने फंक्शन आपको जो समझाया बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। अब बात आती है बेनिफिट की बात है, इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। क्या है क्वेश्चन, रिसीट ऑफ डीआर फंक्शन एज अ मीन ऑफ इंक्रीज ग्लोबल इक्विटी ट्रेड, यानी अगर डीआर है तो उससे ग्लोबल इक्विटी ट्रेड बढ़ गया, which in turn can help increase not only volumes on local and foreign market but also the, तो कहने का मतलब है कि इससे क्या है, अब ट्रेडिंग बढ़ गई है, ट्रेडिंग का वॉल्यूम बढ़ गया है लोकल एक्सचेंज में भी और इंटरनेशनल में भी, ठीक है। रेगुलेटरी प्रोसीजर एज वेल एज मार्केट ट्रांसपेरेंसी, और जब कोई कंपनी दूसरी कंट्री में जाती है और वहां के रूल्स फॉलो करती है तो उसे वहां के रूल जानने का मौका मिलता है, तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई इससे। Thus, instead of being faced with impediments to foreign investment, as is often the case in many emerging markets, the DR investor and company can both, अब कौन है, इन्वेस्टर को भी बेनिफिट है और कंपनी को भी बेनिफिट है, दोनों को बेनिफिट मिल रहा है। क्या दोनों को बेनिफिट मिल रहा है, यहाँ देखिएगा, कंपनी को क्या बेनिफिट है, कंपनी को बेनिफिट है बिना, मतलब जो अपने इंडिया में जितना पैसा ले सकती थी वो तो ले लिया, अगर फॉरेन में भी कोई पैसा लगाना चाह रहा है तो वो पैसा भी उसको मिल जा रहा है, ठीक है। तो वर्ल्ड मार्केट से पैसा उठा पाती है। क्लियर हो गई बात। अगला पॉइंट, इशूइंग डीआर हैज एडेड बेनिफिट टू इंक्रीजिंग शेयर लिक्विडिटी, तो शेयर की लिक्विडिटी हो गई। डिपॉजिटरी रिसीट इनकरेज एन इंटरनेशनल शेयर होल्डर बेस, तो लोगों जो इंटरनेशनल शेयर होल्डर की मेरे तो इन्वेस्टर पूरी दुनिया में है, ये कहने का मौका मिलता है उसको, ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टर को क्या फायदा कि बाहर जाए बिना, दूसरी कंट्री में जाए बिना वो दूसरी कंट्री के शेयर्स को ओन कर पाती है। तो समझना, टर्न्स एन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो इनटू ग्लोबल वन, इन्वेस्टर गेन द बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन while trading in their own market under familiar settlement and clearance। तो कह रहे हैं कि उसे ग्लोबल एक्सपोजर मिला, उसके पास इंडिया कंपनी के भी शेयर हैं, फॉरेन कंपनी के भी हैं, और सारा कुछ सेटलमेंट आसान हो रहा है क्योंकि उसी के एक्सचेंज में हो रहा है, उसी के कंट्री में, उसे बाहर नहीं जाना है, ठीक है। डीआर इन्वेस्टर विल बी एबल टू रीप द बेनिफिट ऑफ दीज यूजुअली हायर रिस्क हायर रिटर्न इक्विटी विदाउट हैविंग एंडोर द एडेड रिस्क ऑन द गोइंग अब्रॉड। तो बिना फॉरेन मार्केट में जाए हुए उसे हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले इंस्ट्रूमेंट में वो इन्वेस्टमेंट कर पा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली बेनिफिट्स हैं डिपॉजिटरी रिसीट के। अब एक बात आती है पार्टिसिपेटरी नोट की, तो इस पे बात करते हैं। हाँ, पार्टिसिपेटरी नोट समझिए क्या होते हैं। पार्टिसिपेटरी नोट होते हैं कोई इंडियन विदेश जाके इन्वेस्टमेंट करना, ये थोड़ा सा इसका उल्टा है। यहां तो था उसे बाहर नहीं जाना है, पार्टिसिपेटरी नोट में उसे बाहर जाना है, ठीक है। क्या बोलते हैं, फॉरेनर एंड नॉन रेजिडेंट पीपल लिविंग आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट डायरेक्टली इन द इंडियन स्टॉक मार्केट, वो डायरेक्ट नहीं कर सकते। अब कोई ऑस्ट्रेलियन है, वो अगर इंडिया के मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो उसे यहाँ आना पड़ेगा, तो डायरेक्ट नहीं आ सकता। वो आएगा किन्हीं इंस्टीट्यूशन के थ्रू आएगा,
their involvement in the Indian capital market has to be carried out through foreign institution, जिसको हम FII बोलते हैं। आपने सुना होगा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, सुना है ना? Yes, sir. ये लोग होते हैं। Yes, ये sir. लोग क्या करते हैं कि फॉरेन की पब्लिक से पैसा लेते हैं और इंडिया आते हैं, इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड करके यहाँ ट्रेडिंग करते हैं। वो पैसा किसका लेके आते हैं? Foreigners का. फॉरेनर्स Foreigners का, का. ठीक है। विच इन टर्न इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर, उनको अब सेबी के वहां रजिस्टर करना पड़ता है और उनको Yes. FII बोलते हैं, ठीक है। पार्टिसिपेटरी नोट आर लाइक ए कॉन्ट्रैक्ट नोट्स, these are issued by foreign institutional investor entities that want to invest in the Indian stock but do not want to register themselves with SEBI। तो कौन सेबी में रजिस्टर नहीं होना चाह रहा है? वो फॉरेनर। FIIs. FII, sir. FII तो होते हैं रजिस्टर्ड, लेकिन वो जिनका पैसा लेके आते हैं उनको रजिस्टर नहीं होना पड़ता है, ठीक है। Okay. FII register with the SEBI and their sub account can issue, deal or hold participatory notes. The underlying security against these notes would be listed in the proposed listen। हाँ, तो जो इन नोट्स के अगेंस्ट में जो लोग वो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। FII इशू दीज नोट्स टू इन्वेस्टर अब्रॉड, और जो उसने उन्हें वो मिलती है, इसको आप ऐसे समझो कि ऑस्ट्रेलिया से कोई कंपनी आई, फाइनेंस कंपनी, उसने 10,000 रुपए इंडियन स्टॉक में लगा दिए। 10,000 रुपए उसने लगाए, कुछ कहीं किसी में उसमें लगाए कंपनी में, कुछ किसी कंपनी में, तो FII को क्या मिलेगा? शेयर मिलेगा. शेयर मिलेगा, बिल्कुल ठीक। और FII फॉरनर को क्या देगी? शेयर ही देगी. Units देंगे. पार्टिसिपेटरी नोट्स, Okay. ठीक है। ये देखो यहां फिर लाइन पढ़ो, FII इशू दीज नोट्स टू इन्वेस्टर अब्रॉड with details of the scripts that can be bought and expected return over the specific, ठीक है। If the client agree, they deposit the fund with the overseas branch of FII, then the Indian arms of FII proceed। तो उधर वो इन्वेस्ट करता है, उसको पार्टिसिपेटरी नोट मिलता है, उस पैसे को वो इंडिया के मार्केट में शेयर्स ले लेते हैं, ठीक है। Buying the scripts of the Indian market and setting its own account। The details of ultimate investor are not revealed all the Indian market। तो क्योंकि FII तो खुद कंपनी है, उसे हर एक के बारे में नहीं बताना पड़ता है कि यहाँ पैसा किस किसने लगा रखा है, वो तो अपने आप आ रही है और लगा दे रही है पैसा, ठीक है। On recommendation of the Lahiri committee, SEBI passed a regulation that derivative instrument like participatory note against underlying Indian security can be issued only to the regulated entity। Further transfer it they can be other regulated, मतलब किसी FII ने ले लिए, वो FII उन शेयर्स को किसी और को ट्रांसफर कर सकती है, ठीक है। और बाकी जो है नो योर क्लाइंट प्रिंसिपल तो वो सब फॉलो करना पड़ेगा। In other words, SEBI, a foreign institutional investor or sub account may issue, deal or hold offshore derivative instrument such as participatory note, equity linked notes or any other similar instrument against underlying securities। तो ये FII को ये परमिशंस जो है यहाँ पर होती है, ठीक है। जरा जल्दी से इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, पूरी यूनिट हो गई है। पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। रिटेल लैंडिंग में कौन से लोन को रिटेल बोला गया है?
बोलिए ए ऑप्शन सर, ए ऑप्शन। क्या है ये ऑप्शन? 20,000 से लेके 1 करोड़ 100 तक, जी है ना? 100 लाख जी का मतलब 1 करोड़ हो गया ना? जी 1 करोड़ तक के जो लोन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रिटेल लैंडिंग। ठीक है। डिपॉजिट में ये लिमिट कम है। डिपॉजिट में 2 लाख तक का डिपॉजिट जो है वो रिटेल डिपॉजिट में आता है। ठीक है। अच्छा, आगे। क्योंकि आपको मालूम होगा आजकल इतने करोड़ तक, इतने तक का भी हाउसिंग लोन आराम से हो जाता है। होता है? नहीं होता? अरे 1 करोड़ तक का हाउसिंग लोन आराम से हो जाता है लोगों का। यस सर। आगे। रिटेल लोन गिवन बाय द कमर्शियल बैंक आर जनरली फॉर ड्यूरेशन ऑफ, कितने साल का होता है? वैसे सर तो ये है सर ऑप्शन, वैसे 30 साल का भी होता है सर। हाँ, ए मतलब ए नॉर्मल ऑप्शन बोला है। हुआ इसने। 5 से 7 साल, लेकिन हाउसिंग लोन जो होता है वो 15, 20, 30 साल के लिए हो जाता है। 20 साल। 30 तक भी हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन, द एक्सपीरियंस ऑफ द बैंक इन इंडिया रिसेंट ईयर अंडर रिटेल बैंकिंग हैज शोन दैट द फॉलोइंग लोन्स हैड बीन लीस्ट लेवल ऑफ इम्पेयरमेंट। सबसे कम डिफॉल्ट कहाँ होते हैं? होम लोन में। होम लोन में सर। होम लोन। होलसेल बैंकिंग रेफर्स टू द डूइंग बिजनेस विद, किनके साथ होता है? कॉर्पोरेट्स के साथ। इंडस्ट्रियल और बिजनेस एंटिटी इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर कंपनीज, ओनली कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट, लार्ज बोरोवर रेस्पेक्टिवली ऑफ देयर कैटेगरी। मेरे ख्याल से तो सेकंड होगा इसका आंसर। क्या आंसर यस दिया सर। देखना। बुक में देखिए क्या आंसर दिया। डी होना चाहिए। बुक में क्या दिया आंसर? डी दिया हुआ, सही है। यही है, देखो, इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस एंटिटीज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर कंपनीज। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट भी तो करती है होलसेल बिजनेस बैंक के साथ। डिपॉजिट रिसीट, ये देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बता सकते हो इसका आंसर फिफ्थ का? देखो, पहला पॉइंट है नेगोशिएबल, दूसरा पॉइंट है ट्रेडेड ऑन लोकल स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज, एक्सचेंज। तीसरा पॉइंट है रिप्रेजेंट ए सिक्योरिटी यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी दैट इज इश्यूड बाय ए फॉरेन पब्लिकली लिस्टेड कंपनी। यही आंसर है इसका। ठीक है, ये ही होगा सर। ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक मीन्स, देखो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक का मतलब समझो। मैंने जब एग्जांपल दिया था तो आपको सिटी बैंक का जो एग्जांपल दिया था वो ओवरसीज डिपॉजिट क्या है? अ बैंक ऑथराइज्ड बाय द इशूइंग कंपनी टू इशू GDR against the issue of foreign currency convertible bonds or ordinary shares of the issuing company. A bank authorized by issuing company, तो मैंने जो एग्जांपल दिया था वो कौन सी कंपनी थी? टाटा। टाटा ने। किसको ऑथराइज किया था उसने? सिटी बैंक को। सिटी बैंक। तो जो वो बैंक होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिपॉजिटरी बैंक बोलते हैं। ठीक है, सेवंथ का बताइए। ये ए वाला, ये होगा सर। उसने बोला कि FII उन लोगों को इशू करती है जो अपने आप को क्या नहीं चाहते? रजिस्टर नहीं कराना चाहता। रजिस्टर नहीं कराना चाहता। ठीक है, किसके साथ? सेबी के साथ। सेबी के साथ।
और लाहिरी कमिटी के बाद सेबी पास द रेगुलेशन दैट डेरिवेटिव मार्केट लाइक पार्टिसिपेंट नोट अगेंस्ट अंडरलाइंग इंडियन सिक्योरिटी कैन बी इशूड टू। किसको दिए जा सकते हैं, इसको या इसको? एक तो इसने बोला ओनली टू FII रजिस्टर्ड विद सेबी, और दूसरा बोला है ओनली टू रेगुलेटेड एंटिटीज एंड फर्दर ट्रांसफर इफ एनी कैन ऑल्सो बी अदर रेगुलेटेड एंटिटी ओनली। कौन सा आंसर है? हमने एक लाइन पढ़ी थी, फर्दर ट्रांसफर वाली पढ़ी थी, दिखाएं? ये है, देखो ये लाइन लिखा हुआ है, कैन बी इशूड ओनली टू regulated entities and further transferred if any can also be other regulated। तो ये वाला पॉइंट है, जो पार्टिसिपेटरी नोट्स जो इशू होते हैं वो केवल FII को नहीं होते हैं, FII के अलावा जो अदर रेगुलेटेड एंटिटीज हैं उनको भी इशू होते हैं। ठीक, चलिए तो आज का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है।